So, gentlemen, welcome back for the third and the last session for today, training number 3 for OSHA 30-hour general history. Now, we are talking about the safety data sheet elements. There are 16 elements for safety data sheets. Safety data sheets का मैंने आपको ब्रीफ बताया, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो शीट्स होती हैं जो किसी केमिकल्स के साथ आती हैं। जिस किस्म का केमिकल होता है उसकी पूरी डिटेल उसमें मेंशन होती है और क्या क्या वो डिटेल्स हैं, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इन चीज़ों को आपने मतलब है कि अपने जहन में बिठाना है। आपने इनको आपने आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी होगी सैटरडे को इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको ये टॉपिक दे सकता हूँ कि मुझे लेबलिंग के जो 8 एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो बताएं कौन कौन से हैं। जैसे प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है, पिक्टोग्राम है, हैजर्ड स्टेटमेंट है, एटसेट्रा। तो इसी तरह सेफ्टी डेटा शीट्स के एलिमेंट्स मैं आपसे डिटेल नहीं पूछूंगा कि आइडेंटिफिकेशन में आपने क्या लिखना है, या मतलब है कि आपने हैजर्ड्स की स्टेटमेंट में क्या चीज़ लिखनी है, या कंपोजिशन में क्या। बट मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आप मुझे बताएं, ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये बात की है। सेक्शन 8 एक्सपोजर कंट्रोल्स पर्सनल प्रोटेक्शन है। सेक्शन 10 जो है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी किससे रिलेटेड है। सेक्शन 11 जो है टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। सेक्शन 12 जो है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नॉन मैंडेटरी है। ये कुछ केमिकल्स के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता। डिस्पोजल कंसिडरेशन, अगर आपने उस केमिकल को डिस्पोज करना है तो उसकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी सारी डिटेल लिखी होती है। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, उस केमिकल को आपने ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है वो लिखा होता है ना। हैंडल विद केयर, आपके कार्टन के ऊपर जिनमें केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंस्ट्रक्शन भी आपकी सेफ्टी डेटा शीट के ऊपर लिखी होती हैं। इसी तरह रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन भी लिखी होती हैं कि किस लॉ के मुताबिक ये वाला केमिकल आप यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा। इसी तरह अदर इंफॉर्मेशन भी आपके सेफ्टी डेटा शीट के अंदर मेंशन होती है। तो ये तमाम 16 जो सेक्शंस हैं, ये 16 एलिमेंट्स हैं, ये डिटेल मतलब सेफ्टी डेटा शीट की तमाम एलिमेंट्स जो एज पर ओशा रिक्वायरमेंट्स या स्टैंडर्ड जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर केमिकल के लिए 16 के 16 एलिमेंट्स आपको लिखने पड़े, या जब वो केमिकल तैयार होता है उसमें वो लिखे जाएं। इसमें से जो भी आपकी उस केमिकल की नीड के मुताबिक होते हैं उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है, लेकिन जो ज़रूरी होते हैं उनको लाजमी लिखा जाता है। जिसमें आपने देखा है कुछ के साथ मैंडेटरी लिखा है, कुछ के साथ नॉन मैंडेटरी है। जो मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं उनको लाजमी उस सेफ्टी डेटा शीट के अंदर मेंशन किया जाता है। तो सेफ्टी डेटा शीट के एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स, लेबलिंग की 8 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनके जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं या फिजिकल इम्पैक्ट्स हैं, या उनकी जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें मतलब आपको पता होना चाहिए। आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी आफ्टर दिस क्लास, और उसके बाद ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इनको जाके अपने टाइम में रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर और लर्नर का इंटरेक्शन नहीं होता। ये लर्नर ट्रेनर का काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने लर्नर को। लर्नर ने उन इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है ना। उसने उसको उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं लर्नर ने, ठीक है ना। उसके लिए क्लास में अगर उसके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो अपने ट्रेनर से पूछे, ठीक है। इसके अलावा अपने टाइम में उसको स्टडी भी करे। अगर आप स्टडी नहीं करते, इसको रीड नहीं करते, इसको या इसके ऊपर आप सीरियस नहीं होते इस ट्रेनिंग को सीखने में, तो मतलब आप फिर मुझे तो ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने आपको बताया नहीं। मैं तो बार बार आपसे पूछता हूँ कि किसी चीज़ की आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, आप देन एंड देयर उसको क्लियर करें हम। तो इसी तरह मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि क्लास अटेंड करें, क्लास अटेंड करें। आपको आपकी वैल्यूएशन कितने मार्क्स होंगे उसमें, ये वाला मैकेनिज्म यूज होगा। बाद में अगर आप उसमें मिस कर देते हैं, फेल कर देते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर आप मतलब एक हमारे पीछे ना पड़िएगा। फिर आप जो है अपने खुद जिम्मेदार होंगे अपनी अगर कोई लैकिंग होती है उसमें तो।
तो एफआरसी है कितने भेजे। कली माइक ऑफ कर लिया करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेज करें और उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। तो ये हैजर्ड कम्युनिकेशन का सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज जी, मैसेज क्या है जी। ओके सर, राइट, थैंक यू मिस्टर साबरी, सो नाइस ऑफ यू। आप देखिए, रिस्पॉन्ड करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, मतलब अपने डाउट्स क्लियर करें, अपनी कंफ्यूजन क्लियर करें, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं। मैं ही बोलता रहता हूँ तो मैं ये मतलब अंडरस्टैंड करता हूँ, मतलब एज्यूम करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो तो आप मुझसे सवाल पूछें, ठीक है ना, तो मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँ। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसका मतलब है, अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे इसका मतलब है आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है चीज़ों की। और उसका फिर डबल चेक होगा आपका एग्जाम के दौरान में। कल आपका क्विज होगा इंशाल्लाह। क्विज मैं आपको मतलब क्लास के बाद ही होगा, जब हमारी क्लास कल की हो जाएगी उसके बाद क्विज होगा। तो क्लास के दौरान मैं उसको ब्रीफ कर दूंगा आपको कि आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो उस क्विज के 10 मार्क्स होंगे, उसकी काइंडली आप लोग जो है उसको ठीक तरीके से करें ताकि आपके मार्क्स उसमें फाइनल एग्जाम के लिए कम ना हो। तो जनरल मटेरियल हैंडलिंग जो एक्टिविटी है, दिस इज अगेन अ वेरी हेजिडियस एक्टिविटी, ठीक है ना। ओशा कहती है कि जहाँ पे भी मटेरियल हैंडलिंग हो रही है उसने कुछ स्टैंडर्ड हमें बताए हैं, कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं, कुछ प्रोटेक्शन उनके हैजर्ड्स को डिस्क्राइब किया है। वो कौन कौन से हैं उसके मतलब हम डिटेल से बात करते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर हम हैजर्ड्स की बात कर लें, मटेरियल हैंडलिंग बेसिकली होती क्या है, चले इससे पहले हम बात कर लेते हैं। A material handling hazard can be defined as any potential hazards created by the improper handling of the material. अब देखिए, आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, आप चाहे ऑयल की किसी रिग पे काम कर रहे हैं, आप किसी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, आप मतलब टू नेम एनीथिंग, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो मटेरियल की शिफ्टिंग है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक रेगुलर रूटीन एक्टिविटी है, ठीक है ना। कई पाइप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे आप रख रहे होंगे, ठीक है ना, आपके वर्कर्स जो हैं वो टीम्स काम कर रही होंगी, कहीं पे आप कोई कार्टन जो है उठा के रख रहे होंगे, कहीं पे बड़े बड़े कंटेनर्स उठा के रखे जा रहे होंगे। आप शिपयार्ड इंडस्ट्री के अंदर देख लें, मैरी टाइम्स जो है, वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर उठाए जाते हैं, लिफ्ट किए जाते हैं, उसको कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग। इसी तरह आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट भी होता है, आपके ट्रक्स में बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो जो मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्योंकि आपका मटेरियल अगर रिसीव हुआ है आपके एक रिसीविंग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, अब आपने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक लाना है, ठीक है, जब वो प्रोडक्ट आपकी तैयार हो जाएगी फिर आपने उसको स्टोर में लेके जाना है, फिर स्टोर से आपने उसको सप्लाई करना है अपने कस्टमर तक। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, इसके दौरान हैंडलिंग के दौरान में डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं, और उससे डिफरेंट इंजरीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम उनको अंडरस्टैंड करें, उनके हैजर्ड्स को, और फिर एज पर ओशा रिक्वायरमेंट्स हम उनकी प्रिवेंशन करें, अपने वर्कर्स को उनके उनसे होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं या इंजरीज हैं उससे बचाएं। तो अगर हम हैजर्ड की बात कर लें तो मैनुअल हैंडलिंग जब आप करते हैं तो उससे हैजर्ड जनरेट होते हैं, या इवन मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग जो होती है, मतलब डिफरेंट किस्म के जो आप ट्रक्स यूज करते हैं, फोकलिफ्ट्स, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनके अंदर अपने रिस्क मौजूद होते हैं। मैनुअल हैंडलिंग के भी रिस्क मौजूद हैं और मैकेनिकल मटेरियल के भी रिस्क मौजूद हैं, ठीक है जी। मसलन अगर आप लिफ्टिंग लार्ज एंड हैवी आइटम्स कर रहे हैं तो ये एक रिस्क है। अनबैलेंस्ड लोड अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं, ये भी एक रिस्क है, ठीक है। ओवरलोडेड मशीनरी है आपकी, वो भी रिस्क है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी रिस्क है। इम्प्रॉपर स्टैक मटेरियल्स, वो भी रिस्क है। फॉल्टी इक्विपमेंट अगर जिससे आप लिफ्ट कर रहे हैं, फॉल्ट इक्विपमेंट कौन सा होता है, आप मसलन क्रेन्स यूज करते हैं, आप
इस तरह की मतलब के डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे स्लिंग्स हैं, जैसे रोप्स हैं, जिससे आप उनको बांध के, ठीक है ना, और एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करते हैं उस इक्विपमेंट को। तो उस अगर उस लिफ्टिंग इक्विपमेंट के अंदर कोई फॉल्ट हो, तो वो आपका जो सामान है, वो मटेरियल है, वो गिर सकता है। और अमूमन इस तरह के हादसा अक्सर आपने देखे होंगे, आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर बड़ी बड़ी एरियल लिफ्ट्स लगी देखी होंगी, जिनके थ्रू मटेरियल हैंडलिंग हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल शिफ्ट किया जा रहा होता है। उनकी जो स्लिंग्स होती हैं, अगर उनके अंदर उनकी स्टेबिलिटी ठीक ना हो, अगर वो वियर एंड टीयर का शिकार हो जाए, अचानक टूट जाए, तो आप अंदाजा करें, अगर नीचे लोग काम कर रहे हैं, अगर इक्विपमेंट गिर जाए ऊपर से, तो वो कितनी बड़ी फेटेलिटी हो सकती है आपके लिए। इसी तरह बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग जो है, ये भी अगेन आपको रिस्क जनरेट करता है मटेरियल हैंडलिंग से। मतलब अगर आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं और बार बार टर्न कर रहे हैं, और आपकी बॉडी जो है वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, हैवी वेट उठा रहे हैं, तो उससे आपके हेल्थ जो है और आपकी फिजिकल जो इंजरी है वो हो सकती है। इस तरह ये जो आपकी जो मतलब मटेरियल हैंडलिंग, जो मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग है, उससे जो सबसे बड़ा खतरा आपको मौजूद होता है, वो है आपका मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, एमएसडीज। एमएसडीज जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपके जो शोल्डर्स होते हैं, ये जो आपकी बैक होती है, ये जो आपका हेड से नीचे, यानी गर्दन से नीचे और हिप तक, मतलब आपकी वेस्ट तक जो मतलब आपका बॉडी पार्ट है, इसके अंदर ये जो है वो मतलब मसल्स का पुल हो जाना, ठीक है, मसल जो है फट जाना, या इस टाइप की चीज़ें जो होना, जिसकी वजह से पेन वगैरह आपको जनरेट होती हैं। तो ये आपकी जो इन अप्रोप्रिएट हैंडलिंग होती है मटेरियल की, उसकी वजह से ये एमएसडीज जो हैं वो क्रिएट होती हैं, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। और इसकी एमएसडीज की बहुत ज़्यादा अहमियत है आजकल के दौर में, और इसके ऊपर, एमएसडीज के ऊपर पूरी पूरी असेसमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद इनकी इनकी अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स और प्रोग्राम बनाए जाते हैं टू मिटिगेट एमएसडीज, अगर इस तरह की कोई हैजर्डियस एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है। इसलिए अमूमन आपने देखा होगा कि अब जो मैनुअल हैंडलिंग है, उसको लोग डिस्करेज करते हैं, खासकर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर तो मैनुअल हैंडलिंग बहुत कम होती है, अभी भी होती है। लोग हाथ से उठा के कार्टन एक जगह से दूसरे रख रहे हैं, या स्टैकिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, उनमें बड़े बड़े मतलब इक्विपमेंट उठा के, वो आइटम्स उठा के वो स्टैक कर रहे होते हैं हाथों से उठा के। लेकिन बेहतर तो ये होता है कि आप लिफ्टर यूज़ करें या मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करें, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ इतना कल्चर नहीं है, खासकर हमारे जैसे कंट्रीज़ के अंदर, के वो इक्विपमेंट यूज़ करें, तो वो हाथों से ही वो सारी, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप चले जाएं, आप देखिए ईंटें उठा के हाथों से रख रहे होते हैं हमारे लोग, ठीक है ना। तो इस तरह उनकी जो मतलब आप जब एमएसटीज डेवलप हो जाती हैं, उसकी वजह से अगर इन अप्रोप्रिएट आपकी मैनुअल हैंडलिंग हो रही है, तो अगर हम डिस्क्राइब करें कि मतलब जो रिस्क जनरेट होते हैं, अनदर हैवी लिफ्टिंग एक अनदर रिस्क है आपका, जो मटेरियल हैंडलिंग से क्रिएट होता है। अगर हैवी लिफ्टिंग आप करेंगे, उससे आपकी बैक पे प्रॉब्लम आ सकती है, लेग्स पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो गिर गया आपके पाँव के ऊपर, मतलब इम्पैक्ट कर क्रिएट कर सकता है। पुलिंग, पुशिंग और कैरिंग, मतलब अगर आप पुल कर रहे हैं किसी चीज़ को, पुश कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं किसी मटेरियल को, तो उससे भी आपको हैजर्ड रिस्क जनरेट हो सकता है। इसी तरह अगर आपकी हाउस कीपिंग इनअप्रोप्रिएट है, बैड हाउस कीपिंग है, मतलब क्लटर्स हैं, रास्ते में गंद बला पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, और आप उसे टकरा गए हैं, या कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं, या लाइट कम है, तो उससे भी हैजर्ड जनरेट होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो व्हीकल्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है, अगर आप उसको, चाहे वो मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं, चाहे आप वो हैंड हेल्ड मैकेनिकल हैंड हेल्ड कर रहे हैं, मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपके मतलब जो एमएसडीज भी डेवलप हो सकते हैं, और फिजिकल इंजरी भी हो सकती है आपको। अनगार्डेड ओपनिंग्स हैं, उससे भी आपको मतलब है कि हैजर्ड जनरेट होते हैं। मसलन अगर कोई गटर है, गटर के ऊपर उसकी ओपनिंग नहीं है, मतलब उसका ढक्कन नहीं है, उसमें
गिर के आप जख्मी हो सकते हैं। तो मतलब मटेरियल हैंडलिंग के दौरान में या एक जगह से दूसरी जगह उठा के जब आप मटेरियल को चाहे वो मैनुअल तरीके से लेके जाते हैं या किसी डिवाइस के थ्रू लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो उससे मतलब अगर ये अनगाइडेड ओपनिंग्स हैं रास्ते में, आपका ट्रक जा रहा है, लिफ्ट ट्रक एयर जो वो रास्ते में कोई गटर है उसका ढक्कन ही नहीं है, तो उसके अंदर उसका टायर फंस गया तो वो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैजर्ड्स हैं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरह ये जो रिगिंग इक्विपमेंट है आपका, जिससे कैरी करते हैं आप इक्विपमेंट को, उसको टाई करते हैं, बांधते हैं, आपकी स्लिंग्स हैं, आपके रोप्स हैं, प्लास्टिक के रोप्स होते हैं, या आपकी जो वो चेन्स होती हैं जिनके थ्रू आप उनको बांध के एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो इक्विपमेंट आपका प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उससे भी रिस्क जनरेट होते हैं आपके मटेरियल हैंडलिंग से। अब आपने उसको बचना कैसे है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है एज पर ओशा रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो आप अर्गोनॉमिक्स का यूज़ करें, ठीक है, उससे आपकी जो है वो बचत हो सकती है। एमएसटीज जो होती हैं आपकी, ठीक है ना। अर्गोनॉमिक्स क्या होती है? अर्गोनॉमिक्स हेल्थ एंड सेफ्टी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें आपकी वर्कर की जो बॉडी होती है, वर्कर की जो मतलब फिटनेस होती है, जॉब की फिटनेस, उसको अलाइन किया जाता है उसकी बॉडी फिटनेस के साथ, ठीक है ना। ergonomics is defined as the study of the work and is based on the principle that the job should be adopted to fit the person rather than forcing the person to job। मसलन एक शख्स, एक इंसान को जब आप किसी काम पे लगाते हैं, किसी मशीन पे काम करने में, या वो किसी टेबल चेयर पे बैठ के काम कर रहा है, तो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करें। इस तरह का कंफर्ट प्रोवाइड करें कि अगर आपने उसको ये कहा है कि जी आपने खड़े होके इस पे काम करना है, तो आप उसको उसका लेवल इतना हो उस मशीन का जिस पे वो आराम से खड़े होके काम कर सके। यानी आप उसकी बॉडी उस जॉब को करने के लिए फिट हो, उसका मतलब उसमें उसको ट्विस्टिंग ना करनी पड़े, बेंडिंग ना करनी पड़े, झुकना ना पड़े, हाथ को ऊपर ना ज्यादा करना पड़े, ठीक है ना, ओवर रीचिंग जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो जॉब कंडीशन को अडॉप्ट करे। आपने जॉब कंडीशन, जो अर्गोनॉमिक्स ये कहती है कि आप उसकी जॉब कंडीशन को उस वर्कर की नीड के मुताबिक अडॉप्ट करवाएं, उसके उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट करें। मसलन अगर मुझे लो हाइट वाली चेयर मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो मुझे लो हाइट वाली चेयर प्रोवाइड की जाए। मसलन अगर मुझे जो है वो ऐसा कीपैड चाहिए जो जिस पे बड़े बड़े डिजिट्स हो, तो मुझे बड़े डिजिट्स वाली कीपैड प्रोवाइड किया जाए। मसलन मुझे अगर मेरी अगर रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मैं बैठ के काम कर रहा हूँ कि वहाँ पे लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, तो वहाँ मुझे प्रॉपर लाइट प्रोवाइड की जाए। इसको कहते हैं अर्गोनॉमिक्स, यानी स्टडी ऑफ द वर्क, फिटनेस ऑफ योर बॉडी टू योर वर्क, ठीक है ना। मतलब आपकी जो जॉब की या वर्क की नोयत है उसके मुताबिक आपकी बॉडी को एडजस्ट करना, ठीक है ना। यानी आपने अपनी बॉडी को एडजस्ट नहीं करना, उस वर्क इन्वायरमेंट को एडजस्ट करना है कि वो आपकी बॉडी की नीड के मुताबिक हो जाए। अगर आप उल्टा करेंगे, यानी उस बॉडी को एडजस्ट करेंगे उस वर्क की नोयत के मुताबिक, उसमें फिर आपको मतलब इन अप्रोप्रिएट मूवमेंट करनी पड़ेगी, आपको ओवर रीचिंग, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो उससे क्या होगा, आपके एमएसडीज डेवलप होंगे, आपकी बैक पे प्रॉब्लम आएगा, आपकी वेस्ट पे प्रॉब्लम आएगा, आपकी नेक पे मसला आएगा, आपके आर्म्स पे मसला आएगा, शोल्डर पे मसला आएगा, आपके मसल फट सकते हैं। तो उससे आपकी इंजरीज होती हैं, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, आपकी सेफ्टी ओवरऑल जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अर्गोनॉमिक्स के यूज से आप जो है मटेरियल हैंडलिंग से होने वाले जो नुकसानात हैं उनका दावा कर सकते हैं, यानी उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट स्टोरेज से कर सकते हैं, फायर सेफ्टी को इंश्योर करके कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टोरेज मतलब अगर आप फर्ज करें आपने इक्विपमेंट को स्टोर करना है, ठीक है, अगर आपका वो स्टोरेज प्रॉपर है, तो उससे भी आपके जो मटेरियल हैंडलिंग से होने वाले एक्सीडेंट हैं इनसे आपकी बचत हो जाती है, सेफ्टी हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है।
अब उसमें ओशा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टोरेज के सिलसिले में? वो कहते हैं जी कि कीप स्टोरेज एरिया फ्री फ्रॉम एनी अकमलेटेड मटेरियल दैट मे क्रिएट ट्रिपिंग, फायर और एक्सप्लोजन हैजर्ड्स और कुड अट्रैक्ट पेस्ट्स। ठीक है ना? आप अपने उस मतलब एरिया को जहाँ पे आपने कोई मटेरियल स्टोर करना है उसको किसी किस्म के ट्रिप हैजर्ड से फ्री रखें, एक्सप्लोसिव हैजर्डियस केमिकल से फ्री रखें, और ऐसे किसी भी मतलब वहाँ पे फूड आइटम्स ना हो, आप कोई खाना वाना ना करें जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुल और चूहे वगैरह होते हैं जो, वो अट्रैक्ट और वहाँ पे आए तो उस मटेरियल को फाड़ दें, खराब कर दें। तो इस चीज़ों से आप स्टोरेज को महफूज रखें। स्टोर मटेरियल्स एटलीस्ट 10 फीट अवे फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल्स। अब ये देख लें ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं जब आप अपना स्टोरेज करते हैं। स्टोर मटेरियल एटलीस्ट 10 फीट अवे फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल्स। ठीक है ना? आपने अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स देखे होंगे, वहां पे आप इसको मॉनिटर करें, कभी जाएं आप बाहर जाके देखें कि क्या उनके अंदर जो वो आयल्स बने हुए हैं जिनके ऊपर वो स्टैकिंग हुई हुई है आपके मटेरियल्स की, या वो जो आपकी ग्रोसरी आइटम्स हैं वो रखी हुई हैं, क्या उनका जो स्टैंड है वो दीवार से 10 फीट के फासले पे है या नहीं है? या आप अपनी कंपनी के स्टोरेज एरिया में चले जाएं, वहां पे जाके देखें कि क्या दीवार के और आपका जो स्टैंड है, जो लास्ट स्टैंड है जो दीवार के करीब तरीन पड़ा हुआ है, उसके दरमियान में कितना फासला है। ठीक है ना? जब आप उसको मैयर करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे ओशा का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है ना? इसी तरह आप स्टोरेज में सेपरेट मटेरियल दैट आर नॉन कंपैटिबल। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है वो गैस को मतलब किसी फ्यूल के साथ जो है मिला के जो है वो स्टोर कर दें इकट्ठा। मतलब जो कंपैटिबल नहीं है आपस में, जो रिएक्ट कर सकते हैं आपस में केमिकल, उनको इकट्ठा स्टोर ना करें। प्लेस बाउंड मटेरियल ऑन रैक्स एंड सिक्योर इट। ठीक है ना? रैक्स के ऊपर आप उनको ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए बाउंड्स का यूज करें। ठीक है ना? जिस तरह कहते हैं ना प्रोटेक्शन, जिसको कहते हैं हम कि मतलब ये ना हो कि हल्का सा मतलब वहां पे जर्क आए और सारा वो मटेरियल ऊपर गिर जाए। अक्सर ये आपने वीडियोस देखी होगी कि जो स्टोरेज एरियाज होते हैं वहां पे स्टैकिंग गिर जाती है। ठीक है? उसकी वजह ये होती है कि आपने उसको जो भी आइटम वहां पे रखी होती है उसके लिए आगे बाउंड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की होती। ओशा ये कहती है कि ये आपको करना चाहिए अपने स्टोरेज एरिया में। यूज लाइफ लाइन्स एंड सेफ्टी बेल्ट्स इफ वर्किंग ऑन स्टोर्ड ग्रेन इन साइलोसिस, हॉपर्स और टैंक्स। ठीक है ना? अगर आप बड़े बड़े जो साइलोसिस होते हैं, ये जो टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर आपने कोई गंदम या इस टाइप की कोई चीज़ स्टोर की हुई है तो वहां पे लाइफ लाइन यूज करें। लाइफ लाइन क्या होती है? वो रस्सी या वो मतलब है कि मटेरियल जिसके जरिए जब बंदा नीचे जाता है तो वो उसने पहनी होती है, अगर खुदा ना खास्ता नीचे उसको कोई मसला हो तो वो उसको ऊपर खींच सके, सेफ्टी पे ले आए उसको, यानी उसको फौरी तौर पे उस लाइफ लाइन, जैसे आप हार्नेस पहनते हैं ठीक है ना अपनी बॉडी को वर्क एट हाइट पे फॉल से बचाने के लिए, इसी तरह ये आप जब किसी कंफाइंड स्पेस के अंदर, जैसे बड़े बड़े साइलोसिस होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, इनके अंदर जब आप जाते हैं तो ये लाइफ लाइन यूज करते हैं, ये एज पर दी ओशा रिक्वायरमेंट। इसी तरह आप फायर सेफ्टी को जो इंश्योर करके आप अपने मटेरियल हैंडलिंग जो है, मटेरियल के जो हैजर्ड्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या आप इसमें मजीद मतलब क्या इकदाम ले सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग के हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए? स्टैकिंग, अगर आप स्टैकिंग प्रॉपर करेंगे, नंबर एक तो आपने पढ़ा ऊपर के एर्गोनॉमिक्स का यूज करें, स्टोरेज प्रॉपर करें, फायर सेफ्टी को इंश्योर करें, एंड देन स्टैकिंग प्रॉपर करें। स्टैकिंग प्रॉपर जब आप करेंगे, स्टैकिंग क्या होता है? ढेर लगाना, जिसको कहते हैं ना ढेर, ढेरियां लगाना, उसको कहते हैं स्टैकिंग। वेन स्टैकिंग लंबर, लंबर क्या होती है? लकड़ी। जो भी लकड़ी मतलब आप उसको स्टैक करते हैं, उसकी उसके लिए ओशा क्या कहती है? ओशा कहती है कि स्टैक लंबर नो मोर देन 16 फीट हाई इफ इट इज हैंडल मैनुअली। अगर आप लकड़ी के बड़े बड़े जो मतलब पीस होते हैं उनको अगर आप हाथ से मैनुअली मतलब अगर आप स्टैक कर रहे हैं तो 16 फीट से ज़्यादा उनकी स्टैकिंग ना करें, उनका पहाड़ ना बनाएं, बल्कि 16 फीट तक मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर ना जाएं। इफ लंबर इज स्टैक्ड यूजिंग ए फोकलिफ्ट,
अगर आप फोर्कलिफ्ट के थ्रू उस लकड़ी को स्टोर कर रहे हैं, उसकी स्टैकिंग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 20 फीट तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। रिमूव ऑल नेल्स फ्रॉम द यूज नंबर बिफोर स्टैकिंग। इस लकड़ी को जब आप मतलब उसकी स्टैकिंग कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी कील कांटे हैं उनको आप निकाल लें, ठीक है। मेक श्योर द लंबर इज स्टैक्ड एंड लेवल्ड ऑन सॉलिडली सपोर्ट ब्रेसिंग। ये भी इंश्योर करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके जो मतलब स्टैंड्स होते हैं, उनके अंदर जब आप मटेरियल कोई भी स्टोर करते हैं, स्टैक करते हैं, तो उनके आगे ब्रेसिस होने चाहिए, मतलब उनके आगे बाउंड होने चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट करें। इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स वगैरह होते रहते हैं, जर्किंग होती है, हवा चलती है, उसकी वजह से स्लिप ये ना हो कि सारा मटेरियल स्लिप और आपके ऊपर गिर जाए। मेक श्योर दैट स्टैक्स आर स्टेबल एंड सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है जी। इसी तरह जब आप स्टोर करते हैं ड्रम्स को, बैरल्स को, कैग्स, कैग्स क्या होता है, पीपे टाइप जो होते हैं, इनको कैग्स कहते हैं, ठीक है। इनको आपने कैसे स्टोर करना है? स्टैक देम सिमेट्रिकली, एक सिमेट्रिकल पैटर्न के साथ इनको स्टैक करें। प्लेस प्लैंक्स, प्लाईवुड्स और पैलेट्स बिटवीन ईच टियर टू मेक ए फर्म फ्लैट स्टैकिंग सरफेस, ठीक है ना। अब आपने एक तय रख ली इनके ड्रम्स की, बैरल्स की, उसके ऊपर फट्टे रखें। फट्टों के ऊपर आप फिर दोबारा जो है ना सेकंड लेयर जो है या सेकंड टीयर के ड्रम्स जो है उनको स्टैक करें, ठीक है ना। लॉक द बॉटम टियर्स टू कीप देम फ्रॉम रोलिंग इफ द ड्रम्स, बैरल्स एंड आर केग्स आर स्टोर्ड ऑन देयर साइड्स। अगर आपने उनको साइड बाय स्टोर किया, तो उनको रोलिंग से बचाने के लिए भी आप हिफाजती तदाबीर करें। व्हेन स्टैकिंग टू और मोर टीयर, high chalk the bottom tier to prevent shifting when stacking two or more tiers high। अगर दो या दो से ज्यादा टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है कि एक तय और फिर दूसरी तय। मतलब एक तय में आपने 15 या 20 ड्राम जो है वो उनको आपने एक स्टोर किया, उसके ऊपर फट्टे रखे, फिर आप दूसरी टीयर वहां पे लगाएं, तो इसको कहते हैं 2 टीयर्स, ठीक है। इसी तरह जब आप ईंटें जो लूज ब्रिक्स होती हैं उनको आप स्टोर करते हैं, तो उसके लिए किन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है? स्टैक देम नो मोर देन 7 फीट इन हाइट। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आप अपने आप को देखें। आप जब अपनी वर्क साइट पे जाएं या कोई किसी और वर्क साइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे आप स्टैकिंग देखें और ओशा के स्टैंडर्ड्स को जेन में लाएं, ठीक है ना। 7 फीट से ज़्यादा वो कहते हैं कि आप लूज ब्रिक्स को स्टैक ना करें। व्हेन दीज स्टैक्स रीच ए हाइट ऑफ 4 फीट, taper them back 2 inches for every foot of height above the 4 फीट लेवल। जब आप 4 फीट तक ईंटों को स्टैक करें, लूज ईंटें जो होती हैं, मतलब जो चिपकी हुई नहीं होती आपस में, जिसको हम तो पहाड़ बना देते हैं ना, तो वो कहते हैं जब 4 फीट की टियर आप बनाएं, तो उसके बाद हर 4 फुट के बाद उसको जब अगली टियर आप उसके ऊपर स्टैक करें, तो 2 इंच आप उसको पीछे रखें फर्स्ट लेयर से। समझ आई ना आपको बात? कि मतलब हर 4 फीट के बाद आप 2 इंच पीछे जाएं अगली टियर के लिए। इसी तरह जब आप ऊपर 4 फीट जाएंगे, 7 फीट से ज्यादा तो वैसे ही नहीं आपको मतलब है कि वो स्टैकिंग करनी चाहिए। लूज जो ईंटें वगैरह होती हैं, गिर गई पूरी दीवार आपके ऊपर, तो खुदा रास्ता आपको पता है इससे हादसात होते हैं, ठीक है ना। और अदर स्टैकिंग मटेरियल्स है वो उसको किस तरह करना है? अवॉइड स्टोरिंग pipes and bars in racks that face main aisles so that removing supplies does not create hazard to people walking by. Stack and block poles, structural steel bars, stock and other cylindrical material to prevent spreading or tilting unless they are in racks. Stack bags, containers, and bundles so they are blocked, interlocked, and limited in height to remain stable and secure against sliding or collapse। पाइप स्टोर करने हैं, बैग्स कंटेनर स्टोर करने हैं आपने, पोल्स, स्ट्रक्चरल स्टील बार स्टैक करनी है। आप इन इन स्टैंडर्ड्स को देखें, इन इंफॉर्मेशन को देखें, और आप कभी अपना अपने आप को असेस करें। हमारी अपनी जो सिचुएशन है, हमारे अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टैकिंग होती है, उनको आप देख लें और इन स्टैंडर्ड्स को आप देख लें। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको बड़ी रिसर्च के बाद डेवलप किया जाता है, ठीक है ना। इनको मतलब जब फीडबैक लिया जाता है पूरी इंडस्ट्री से, तब ये स्टैंडर्ड मतलब आप उन्होंने इसको कई दफ़ा रिसर्च की होगी कि 7 फीट से ज़्यादा जो स्टैकिंग होती है लूज ईंटों की, लूज ब्रिक्स की,
वो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है उसके गिरने का, ठीक है ना। दैट्स वाई दे हैव मेंटेन स्टैंडर्ड कि आप 7 फीट से ऊपर मत जाएं, ठीक है। वो डेंजरस है। आप इसी तरह अगर आप 4 फीट की स्टैकिंग आपने कर लिया लूज ब्रिक्स की, तो आप सेकेंड ईयर जब उसके ऊपर स्टैक करेंगे तो 2 इंच आप पीछे जाएं उससे। इसी तरह अगली स्टैकिंग भी करनी है तब भी आपने 2 इंच पीछे जाना है, लेकिन ओवरऑल आप वो स्टैंडर्ड कहता है कि 7 फीट से आप ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है जी। अब ABS टैग बैग मटेरियल बाय स्टेपिंग बैक द लेयर्स एंड क्रॉस कीइंग द बैग्स एटलीस्ट एवरी 10 layers, ठीक है, टू रिमूव बैग्स फ्रॉम द स्टैक अपार्ट फ्रॉम द टॉप रो, stored ballot paper and rags inside a building no closer than 18 inches from the walls, ठीक है ना। अगर आप बैलेट पेपर्स एंड रैग्स, रैग जिसके अंदर आप अपना मटेरियल स्टोर करते हैं, उनको 18 इंच फ्रॉम दी वॉल्स, 18 इंच दीवार से दूर रखें, ठीक है ना। इससे ज्यादा करीब ना रखें, ठीक है। पार्टीशंस और स्प्रिंकलर हेड्स वगैरह जो आपके ऊपर लगे होते हैं, उन उनके भी आप 18 इंच का डिस्टेंस रखें, ठीक है। तो ये वाली सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने से आप जो मटेरियल हैंडलिंग के जो हैजर्ड्स हैं उनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर आप इनको स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इनकी आप अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, और इनके मुताबिक आप वहाँ पे इंश्योर करते हैं एक्टिविटीज़ को, तो डेफिनेटली ये प्रिवेंशन होती है। देखें, ये जो नॉलेज है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि आपकी प्रिवेंशन हो, आपकी वर्क प्लेस की, आपके वर्कर्स की। मतलब अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करते तो फिर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कहीं पे कोई दीवार गिर जाएगी, कोई मटेरियल गिर जाएगा, अगर आपने अपनी स्लिंग्स को चेक नहीं किया, अगर आपने मैनुअल हैंडलिंग हैवी लोड के साथ कर ली, एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर हम एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लें इस सिलसिले में, मटेरियल हैंडलिंग के सिलसिले में, तो क्या है? नंबर एक तो यूज मैकेनिकल इक्विपमेंट, डिस्करेज करें मैनुअल हैंडलिंग को। मैनुअल हैंडलिंग ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। जितने भी आपके डेवलप कंट्रीज हैं उनमें तो कम हो चुकी है, खत्म तो नहीं हुई, अभी भी होती है। लोग असल में खर्चा नहीं करते मैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं, जैसे फोकलिफ्ट ट्रक्स वगैरह हैं, या मतलब और इस तरह के कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह हैं, इस तरह की डिवाइसेस हैं जो कि मटेरियल लिफ्टिंग के लिए, क्रेन्स वगैरह, वो उनका यूज़ नहीं कर पाते, काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो फिर वो फोर्स करते हैं अपने वर्कर्स को कि आप हाथ से उठा के चीज़ें रखें। तो वो जब मैनुअल हैंडलिंग होगी तो फिर हैवी लोड अगर लिफ्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम में आएंगी, उनकी वेस्ट में मसला होगा, उनकी लेग्स में मसला होगा, उनकी ट्विस्टिंग बेंडिंग से भी उनको MSDs डेवलप हो सकती हैं, उनकी नेक वगैरह इस टाइप की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज़ करें एज ए एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अपने वर्कर्स को, सेफ्टी एंड हेल्थ का प्रोग्राम वहाँ पे लॉन्च करें, अर्गोनॉमिक्स के उसूलों को मद्देनजर रख कर आप अपना वर्क स्टेशन जो है उसको डिज़ाइन करें। मतलब जिस जगह पे आपने वर्कर को खड़ा करना है उसकी जॉब साइट के ऊपर, उसकी वर्क साइट जिसके ऊपर जिस किस्म की भी मशीन है, जिस किस्म का भी प्रोसेस है प्रोडक्शन का, ठीक है ना। अगर आप फर्ज करें एक वर्कर की रिक्वायरमेंट है कि उसने खड़े होके काम करना है, तो वहाँ पे आप उसको कोई स्टूल प्रोवाइड कर दें ताकि कुछ टाइम के गैप के बाद वो थोड़ा सिट डाउन हो, थोड़ी देर बैठे, ताकि वो फ्रेश हो जाए अगले टास्क के लिए, ठीक है ना। तो आप मतलब है कि उसके लिए मतलब ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उसको फटीग कम से कम करनी पड़े, ताकि उसके जो बॉडी मसल्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, उनके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह एज ए एम्प्लॉयर आप अपने वर्कर्स को इन चीज़ों से बचा सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करके, सेफ्टी प्रोग्राम को इंश्योर करके, और अपने जो मतलब अर्गोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसूल हैं, उनको इंश्योर करके आप अपनी वर्कर की सेफ्टी एंड हेल्थ बोथ यू कैन इंश्योर थ्रू बाय द फ्रॉम द मटेरियल हैंडलिंग हैजर्ड्स, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम है, अमूमन आपसे इंटरेक्शन करने का मुझे कम टाइम मिल पा रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे पूछें, आप सवाल करें,
तो इसलिए मैं अभी जो 4-5 मिनट बाकी हैं, तकरीबन 4 मिनट बाकी हैं, ये मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप आज के टॉपिक, तीनों जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहें, या इससे पिछले जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कोई पॉइंट आप कंट्रीब्यूट करना चाहें, या आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। बाकी ये है कि इंशाल्लाह कल का हमारा जो है उसमें भी 3 टॉपिक होंगे हमारे, तो कल भी हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना क्विज भी परफॉर्म करेंगे। क्विज आपका जो है आपके अपने टाइम में होगा, मतलब वो क्लास के दौरान में नहीं होगा, वो आपका एलएमएस के अंदर मौजूद होगा। जब क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपके पास टाइम होगा, आप उसको ओपन करें, क्विज अटेंड करें, उसके उसके आंसर लिखें, देन सबमिट कर दें। तो वो जो आपके मार्क्स होंगे आपको पता चल जाएगा उसी वक्त ही कि आपने इसमें कितने मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक है जी। कल आपका मैं इंशाल्लाह क्विज तैयार कर दूंगा, और आपका एलएमएस के अंदर मैं उसको इनपुट कर दूंगा, और आपको उसका लिंक सेंड करूंगा। लिंक क्या है आपके पास, आप उस कोर्स के अंदर जब ज्वाइन इन हो गए हैं जो, वो तो उसको एक्सेस कर लेंगे फौरी तौर पे, ठीक है ना। बाकी जो रह गए हैं उन वो भी कर लें, ताकि आप अपना क्विज जो है वो अटेंड कर सकें। और अगर आपने रिकॉर्डिंग वगैरह रिव्यू करनी है किसी क्लास की, तो आप कर सकते हैं। जो बाकी मटेरियल जो है, जिसमें सेफ्टी डेटा शीट की जो कंटेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स हैं उसके, वो मैं इसमें अपलोड करूँगा। ओशा का पोस्टर अपलोड किया हुआ है उसमें। इसी तरह जो आपका एजेंडा पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपकी जो डिस्कशन होनी है वो आपके एजेंडा पॉइंट्स के ऊपर होनी है। ठीक है। जो एजेंडा पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपके टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लिए। आपको टॉपिक दिया जाएगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, हाँ जी मिस्टर मोहम्मद नईम, आप जो है वो मुझे बताएं कि ये जो आपकी मतलब हैजर्ड कम्युनिकेशन होती है, इसमें किस किस्म के हेल्थ हैजर्ड्स जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है ना, आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा। या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जी ये जो हैजर्ड कम्युनिकेशन होती है इसमें जो लेबलिंग होती है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आप डिटेल से मत बताएं, लेकिन मुझे वो आपने, अगर आप डिटेल से बताती हैं तो वेल एंड गुड, आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपके दूसरे साथी भी सुन रहे होंगे। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, आप इसको प्रिपेयर करके आए, ऐसा ना हो कि आपको शर्मिंदगी हो बाकियों के सामने भी। ठीक है ना, तो इसलिए प्रिपेयर करें इसको, मटेरियल को। मुश्किल नहीं है यार ये, मतलब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको फॉर लाइफ ये मतलब काम आएगा। आगे आपने इनके मुताबिक चीज़ें चेक करनी है, आपने प्रोसेस करनी है इन इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अपनी इंश्योर करनी है अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, अपनी वर्क साइट्स के अंदर, कि ये वाली चीज़ें इस तरह हो रही हैं। अगर वहाँ पे कोई फॉल प्रोटेक्शन का कोई मतलब इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे कोई जो हार्ड हैट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो किस किस्म के कर रहे हैं, क्लास ए कर रहे हैं, क्लास बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, किस टाइप की, या अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके एम्प्लॉयर ने क्यों नहीं प्रोवाइड किया, ओशा कहती है कि उसकी जिम्मेदारी है वो प्रोवाइड करे आपको। ठीक है जी। जी मैसेज क्या है जी, सर एजेंडा की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही। अच्छा, एजेंडा की पीडीएफ नहीं ओपन हो रही, मैं चेक कर लेता हूँ। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, तीनों के एजेंडा पॉइंट्स जो हैं वो आपके एलएमएस के अंदर मौजूद हैं। मैं उसको देख लेता हूँ, अगर कोई नहीं ओपन हो रही तो मैं मे बी उसमें प्रॉपर अपलोड ना हुई हो, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैं आपको मतलब उसमें अपडेट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो आपका मॉड्यूल 1 का एजेंडा पॉइंट्स, मॉड्यूल 2 के, मॉड्यूल 3 आपका आज हो गया, कल मॉड्यूल 4 होगा, और मॉड्यूल 5। ठीक है, मॉड्यूल 4 सॉरी, मॉड्यूल 4 तक जो आपके एजेंडा पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्कशन होगी आपकी सैटरडे को। ठीक है ना, फ्राइडे को कल आपका क्विज होगा, सैटरडे को आपकी डिस्कशन होगी, संडे को जो हमारी लास्ट क्लास होगी मॉड्यूल 6 की, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की ब्रीफिंग दूंगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के लिए भी आप असाइनमेंट के लिए आप तैयार रहे। मैं आप कहूँगा जी आप मुझे इमरजेंसी एक्शन प्लान बना बना के दें। मैं आपको